अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के इस कार्यक्रम में। मोती उत्पादन पर एक सफल किसान से मुलाकात। फसल सुरक्षा के लिए लाभकारी है सोलर फेंसिंग। हमारे राज्य में किसान खेती के साथ विभिन्न कृषि सह व्यवसायों को करते हैं, जिनमें पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि व्यवसाय मुख्य रूप से किए जाते हैं। इन व्यवसायों से भी अलग हटकर एक व्यवसाय रेनवाल जिला जयपुर के किसान नरेंद्र वर्मा ने कर दिखाया, जिसे वे अपनाकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो कौन सा है ये व्यवसाय और आपको जानना है ना, तो चलिए मिलते हैं इस प्रगतिशील किसान से और जानते हैं इस व्यवसाय के बारे में। कुछ अलग हटकर व जिद से दुनिया बदलने का जज्बा लिए रेनवाल जिला जयपुर के युवा किसान नरेंद्र गरवा ने सीप से मोती तैयार करने का व्यवसाय शुरू किया। इसके लिए वो केरल से सीप लाकर यहाँ उसी तरह का वातावरण बनाकर सीप पालन व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। 2 माह बाद सीप से मोती निकलने की पूरी संभावना है, वो भी केशरिया और सफेद रंग के। दक्षिण भारत, राजस्थान का वातावरण और पानी सब कुछ भिन्न है, लेकिन जयपुर जिले के रेनवाल के युवा नरेंद्र गरवा ने हौसला दिखाते हुए सीप पालन का फैसला लिया। ये सर हमने इंटरनेट पे माध्यम से मिली, हम इंटरनेट पे देख रहे थे कि अगर कुछ एक्स्ट्रा जॉब हो राजस्थान में, तो इसके हमने देखा कि मोती खेती का पता चला और उसके बाद मालूम चला कि सीपा में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम फिर सीपा से कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बताया कि दिसंबर और जनवरी में ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हमने वहाँ पे फार्म भरा, उसके बाद में हमें दिसंबर में हमारा नंबर आया, उसके बाद हम ट्रेनिंग करने गए और ट्रेनिंग करने के बाद में हमने एक काम शुरू किया। हमने जनवरी में शुरू किया था और दिसंबर के लास्ट में हम सीपा भुवनेश्वर से ट्रेनिंग लेके आए थे। उसके बाद में हम जनवरी में ये सीप लाए केरल से और इसका फिर लाते हैं सर्जरी की इनकी, और सर्जरी करके ऑपरेशन किया, उसके अंदर उसके बाद इसमें डाल दिया। अच्छा। और हम इसमें चाह रहे हैं कि इसमें डिजाइनर मोती बने। डिजाइनर मोती के लिए इसमें न्यूक्लियर डिजाइनर डालें इसमें, और 4 से 8 महीने बाद में, यानी कि जनवरी में शुरू किया था हमने, और अक्टूबर के पहले हमें डिजाइनर मोती मिल जाएंगे। और हमारी कोशिश है कि हम केसरिया मोती बनाने में लगे हुए हैं। तो हमने 500 सीप के आसपास लाए थे, जिसमें 50 तो डेड हो गई रास्ते में। 48 घंटे का सफ़र था और हमने 500 शेप है और 500 में हम न्यूक्लियर डाल दिए। ये आप मेरे देख रहे हैं, ये मेरे सब औजार है, ये नेपचुला बोलते हैं इसको, और ये मेरे पास सीप है और मैं आपको सर्जरी करके बताता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया, डाल के मैं ऐसे घुमाया, ये इसका मुंह खुल गया और मैं इसमें ये लकड़ी का गुटका फंसा देता हूँ। इसके बाद में मैं इससे इसकी ये देखिए आप, इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर पॉकेट बनाऊँगा इसका। ये पॉकेट हो गई और ये मेरे पास ये देखिए, ये जो डिजाइनर न्यूक्लियर है इसको मैं इसमें डाल दूँगा सर। ये डिजाइनर न्यूक्लियर अंदर गया और फिर मैंने इसको वापस चिपका दिया। एक इस तरफ हो गया और मैं दूसरा इस तरफ डालूँगा।
ये मैंने एक पॉकेट फिर बना लिया, एक पॉकेट। साइज़ तो सर इसकी जितनी छोटी होगी उतना ही निकल बढ़िया बनेगा अपना मोती। फिर मैंने वापस इसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद में वापस ये कंप्लीट, और ये मैं इसमें डाल दी। ये डालने के बाद इसमें मैं एंटीबायोटिक देता हूँ, ये मोक्स 500, ये एंटीबायोटिक इसमें दे देता हूँ। इससे कोई घाव वगैरह हो जाए तो वापस कंप्लीट हो जाएगा, तैयार प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसको 24 घंटे इसी में एंटीबायोटिक में रखते हैं। 24 घंटे बाद में इसको पौंड में और इसमें टंकियों में शिफ्ट कर देते हैं इसको। मोती ये सीप में से निकलता है। इसमें सीप एक में रहने वाला एक जीव है जो मछली के गलफड़े से पैदा होता है, और इसकी एक दिन में ये 50 लीटर पानी पी के वेस्टेज कर देती है। छोटी छोटी कुंडियाँ रख सकते हैं वो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 200-300 रुपये में मिल जाती है मार्केट में, और आराम से ये एक टैंक बना लो। ये टैंक भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, कुल मिला के खर्चा 25,000 से हो जाता है फिर, और उसके बाद में काम हो सकता है। खाने में ये एल्गी खाता है, और एल्गी का खर्चा ज़्यादा होता नहीं है, और बाकी तो एक बार इन्वेस्टमेंट है, और बस सीप लाओ और मोती निकालो सर। और वो पानी हम रिसाइकिल करके वापस भी काम में ले लेते हैं। अब इसमें हम 2 न्यूक्लियर डालते हैं, और न्यूक्लियर डिजाइनर न्यूक्लियर भी डालते हैं। वो उस न्यूक्लियर डालने के बाद में 1 साल बाद में डिजाइनर मोती तैयार होता है, और राउंड और हाफ राउंड 1.5 साल में तैयार होता है। और इसकी कीमत कम से कम एक मोती की कीमत 500 रुपये के आसपास होती है, जो कैरेट के हिसाब से बिकता है। ये मीठे पानी का मोती मेडिकल में भी बहुत काम आता है, और ये जो ऑर्नामेंटल आभूषण वगैरह बनते हैं इसमें बहुत बढ़िया काम आता है। एक सीप तकरीबन 20 से 30 रुपए की आती है। बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती का दाम करीब 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए होता है। आजकल डिजाइनर मोतियों को खासा पसंद किया जा रहा है, जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। भारतीय बाजार की अपेक्षा विदेशी बाजार में मोतियों का निर्यात कर काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ये डिजाइनर मोती बनने में सर ये 1 साल का समय लगता है। 1 साल बाद में डिजाइनर मोती निकालना ही पड़ेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो उसका नेकर ज़्यादा चढ़ जाएगा, और वो उसका शेप खराब हो जाएगा। और हाफ राउंड और राउंड ये 1.5 साल में तैयार होता है, और उसके बाद में ज़्यादा समय रखेंगे तो उसका नेकर ज़्यादा चढ़ेगा और उसका कैरेट भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर एक सीप को हम 3 साल तक जिंदा रखें, 3 साल तक मोती इसमें रखें न्यूक्लियर को, तो उसकी कीमत कम से कम हज़ारों में होती है। सीप से मोती निकाल लेने के बाद सीप को भी बाजार में बेचा जा सकता है। सीप द्वारा कई सजावटी सामान तैयार किए जा सकते हैं। सीपों से तेल निकालने का काम भी किया जाता है। सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। 500 के हमें एक सीप में 2 मोती निकलेंगे, जो 1000 मोती जाएंगे। इसमें हमें कम से कम 1-1.5 लाख के आसपास तो खर्चा हो गया। हमारा 5 लाख के आसपास का अनुमान है कि इसमें 1000 मोती तैयार होंगे। एक मोती कीमत 500 रुपये होगी सर, और 5 लाख के आसपास हमें अक्टूबर तक 5 लाख रुपये। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल के अन्नदाता कार्यक्रम में दिखाएंगे मोती उत्पादन से संबंधित और तमाम जानकारियां, तो देखना नहीं भूलें हमारे कल का अन्नदाता कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कई बार आवारा पशुओं अथवा कई बाह्य माध्यम से आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके बचाव के लिए कई स्थान पर विभिन्न प्रकार की फेंसिंग की जाती है, जिसमें तारों के द्वारा भी फेंसिंग की जाती है और तारों द्वारा की गई फेंसिंग सफल नहीं है। इसलिए सोलर फेंसिंग करके आप अपने खेतों को आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करें सोलर फेंसिंग एवं इसके लाभ क्या है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी शर्मा। सोलर फेंसिंग क्या होता है कि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें कंड्यूम्ड पाइप के पोल बनते हैं, अलग अलग डाया के 40 मीटर का जो है वो कॉर्नर पाइप बनेगा। बीच के जो MS फ्लैट का पाइप वो बना होता है, इसमें वो सिर्फ 30 mm का 25 mm से भी चल जाता है। और में वायर है, वो जो वायर है वो जिंक कोटेड है, उसमें जंग नहीं लगेगा और जंग प्रूफ तार है। और उसकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर कोई छोटे मोटे प्लायर से उसको काटना चाहे तो बड़ी आसानी से वो तार नहीं कटती है, जैसे कि दूसरी तारें कटती है।
इसमें एक पैनल होता है 1.5 बाई 2 मीटर का सौर पैनल, छोटा सा पैनल है। वो सूर्य की किरणों को से ऊर्जा प्राप्त करेगा और वो ऊर्जा एक एनर्जाइजर सिस्टम के अंदर होता है, उसको कन्वर्ट करके सोलर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा और वो जो हमारी आम बैटरी होती है 12 वोल्ट की बैटरी जो गाड़ियों में भी डलती है उसमें स्टोर कर लेगा और उसके थ्रू फिर आगे वो करंट लाइन पे चला जाएगा जो हम तार बाड़ करते हैं। तार बाड़ जैसे एक बैटरी है, तकरीबन 1200 से 1500 मीटर का जो पेरीमीटर है, दायरे की जो फेंस है, वो एक बैटरी पे या एक सिस्टम पे कारगर काम कर सकती है और इसमें आपके पास 7 से लेकर 10 वोल्ट तक का करंट रहेगा। ये जो करंट है ये जानलेवा करंट नहीं है, एक झटका देगा, झटका देने वाला करंट है और शॉक जो है वो आपका 0.5 से लेकर 1.5 सेकंड तक का ये शॉक रहता है। तो झटका जरूर रहेगा मगर इससे नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार का बॉडी फिजियोलॉजी को डैमेज नहीं करेगा। हाँ, रही बात वन्य प्राणियों की, जो एक बार टच कर जाएगा वो दोबारा इस पे नहीं आएगा। आपका सर्दियों में बरसात में थोड़ा कम रहेगा मगर अगर खूब बादल है तब भी चार्ज होगा और क्योंकि पहले की बैटरी आपकी स्टोर है, रात को वो जो स्टोर्ड बैटरी में जो आपका सोलर एनर्जी जो कंजर्व हुई है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो उससे उस सारा सिस्टम आपका चल पाएगा। तो मेरे हिसाब से सोलर फेंसिंग एक बहुत बड़ा विकल्प और पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए एक बहुत अच्छा कारगर उपाय आ गया है। उनकी फसल को अच्छी तरह संरक्षित किया जा सकता है, उनकी फसल को पूरी तरह से बचाया जा सकता है और इसके साथ साथ उनकी जो आमदन है वो बढ़ जाएगी। दोनों तरीके से बढ़ेगी। एक तो इनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट जो आप बाच एंड वार्ड और फसल की जगाली रखाली में हम खर्चा करते थे वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो गया और अगर हम लगाएं, एक गांव में अगर 30 लोगों के खेत है तो 30 के 30 आदमी सुबह जो है बंदर जागने पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं इस बात को। अगर 30 आदमी का आप 300 के हिसाब से खर्चा लगाएं तो एक महीने का कितना बना? 2,70,000 रुपये एक महीने में खर्च कर रहे हैं। 4 महीने की फसल है तो 4 महीने भी 1 किलोमीटर फेंस का तो पैसा आ गया। ये थोड़ा किसान भाइयों को ज़रूरी है कि अपना माइंड सेट बदले और इसके ऊपर बजाय इसके कि 1000 रुपये मीटर पे ध्यान ना दें, इसकी लंबी लाइफ और कम समय में, क्योंकि ये आपकी लेबर का खर्चे में बहुत बचत कर रहा है, इसकी कॉस्ट बिल्कुल निग्लिजिबल ही समझनी चाहिए। हम बात करेंगे अलग अलग किस्म से वन्य प्राणियों के हिसाब से किस तरह हम इस सोलर फेंसिंग को अपनाएं। इसमें 2-3 किस्म के वन्य प्राणी होते हैं। जैसे सूअर है, जंप नहीं करता है, उसके लिए कम ऊंचाई वाली तार बाड़ हम कर सकते हैं। तो जैसे इसकी जो ऊंचाई है 4 फुट से लेकर 7 फुट तक ज़मीन के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो 4 फुट है तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो जंप अगर करने वाले वन्य प्राणी उस इलाके में नहीं हैं तो वो नहीं घुसेंगे, तो 4 फुट वाला कारगर है। परंतु कीमत का जो डिफरेंस है वो इतना हैगा कि नंबर ऑफ पोल्स नहीं घटेंगे, क्योंकि उनकी दूरी 10 फुट पे फिक्स है, वो लगने ही लगने हैं। उतना ही फर्क आएगा जो हाइट में आप 3 फुट आपका कम हो रहा है, उतना ही वेरिएबल आएगा। तो मैं नहीं समझता कि इसमें पर मीटर में अगर फ़र्क आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स कम नहीं हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे जंप करने वाले, यहाँ हमारी समस्या है, नीलगाय आती है, बहुत जंप करती है, बंदर से भी ज़्यादा जंप करती है, क्योंकि बंदर हाई जंप नहीं करता, लॉन्ग जंप ज़रूर लगाता है, लंबी कूद लगाता है, हाई जंप नहीं, मगर नीलगाय जंप करती है। उसके लिए कम से कम 7 या 8 फुट की, 7 फुट मिनिमम की हाइट का चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि कोई लॉन्चिंग पैड उस वन्य प्राणी को नहीं मिले। इस तरह हमें अलग अलग ऊंचाई वाले उसका भी करना चाहिए, ऐसा प्रयोग जा सकता है। सोलर पावर फेंसिंग लगाते समय सावधानियां। तार में करंट समान रूप से प्रवाहित होना चाहिए। तार एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक जैसी हो, बीच में ज्वाइंट न हो। तार से जमीन को अर्थ नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए तार के पास खरपतवार या अन्य पौधों को दूर करें। जमीन में अर्थ मिलने से बैटरी कम समय तक ही असर कर पाती है। बाड़ के लिए 12 से 16 गज के तार का प्रयोग बेहतर रहेगा। बाड़ का निर्माण अलग अलग जानवरों के हिसाब से किया जाना चाहिए। किसान बाड़ की मरम्मत करते समय कंट्रोलर को बंद कर दे। समय समय पर मरम्मत और बैटरी का चेकअप करते रहें। और दूसरा, वैसे तो इसमें अपने आप भी एक सेल्फ कंट्रोल है। जैसे ही शॉर्ट हो जाएगी तार तो इसमें सायरन बजता है, हूटर है, हूटर जोर से बजेगा और वो इंडिकेशन दे देगा कि कहीं ना कहीं लाइन पे गड़बड़ है।
तो ये 2 प्रिकॉशंस लेने वाली है, बाकी इसमें कोई विशेष नहीं है। बीच बीच में बैटरी का जो पानी है चेंज होना चाहिए, उसमें मार्कर लगे हैं, जब वो लाल लाइन के ऊपर उसकी वॉयल उठ जाती है तो उसमें पानी भरना है। अगर इसकी लागत की बात करें तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000 रुपये पर रनिंग मीटर के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को अगर किसान ज़्यादा ध्यान ना दे तो इसके फायदे ही फायदे हैं। आपकी फसल पूरी तरह संरक्षित है, सुरक्षित है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सुबह 2 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बेर की बागवानी प्रदेश के बहुत से किसान भाई करके अच्छा खासा लाभ कमाते हैं। हमारे जो किसान भाई इसकी बागवानी करना चाहते हैं वे इस समय इसके पौधे लगा सकते हैं। तो आप बेर की पौध रोपण करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं उद्यान निरीक्षक ज्योति कुमार सिंह। किसान भाई जानते हैं कि बेर की खेती प्रायः लोग ऐसी जमीन पे करते हैं जहाँ पे बहुत उपजाऊ न हो। तो बेर की खेती में ऐसा नहीं है कि बहुत उपजाऊ जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप सही ज़मीन का चुनाव करें तो देखेंगे कि इसका पीएच मान जो है वो अगर 6 से 7 के बीच में है तो ये सबसे उपयुक्त भूमि है, और अगर अधिक पीएच भी है तो ये उस पर चल जाती है। सबसे पहले आप जो गड्ढा खनते हैं उसको ध्यान रखें कि 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा जो है आप इसे जून के महीने में ही खन लें। लेकिन जो किसान भाई अभी नहीं खन सके हैं तो वर्षा ऋतु चल रही है, बहुत उपयुक्त समय है, वो 1.5 फीट के भी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के गड्ढे खन के यथा निर्धारित स्थान पर रोपण करते हैं तो भी ये बहुत ही उपयुक्त होगा। किसानों का मुख्य उद्देश्य बागवानी से अधिक लाभ कमाना होता है, किंतु ये लाभ कैसे मिलेगा इसकी जानकारी किसान को होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रमुख बिंदु हैं अधिक फलोत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों का चुनाव करें, और वो कौन कौन सी किस्में हैं तथा उन्हें कहां से खरीदें, इस बारे में जानने के लिए मिलते हैं। विशेष तौर से हमारे इस क्षेत्र के लिए उमरान है, गोला है, दंदन है, ये तमाम ऐसी प्रजातियां हैं जो कि यहाँ पे आप रोपण कर सकते हैं। हमारी जो पंजीकृत पौधशालाएं हैं या पंजीकृत जो निजी क्षेत्र की पौधशालाएं हैं और NHB के द्वारा उनका एक्रेडिशन किया गया है, वहीं से पौधे प्राप्त करें। किसान भाइयों, अभी आपने जाना बेर की उन्नत किस्मों के बारे में। अब बात आती है कि नर्सरी पौधों को कितनी दूरी पर किस विधि से लगाया जाए जिससे अधिक समय तक भरपूर फल मिले, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। रोपण करते समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप पौधे निर्धारित गड्ढों पर लगाएं तो बिल्कुल सीधे लगाएं, और जब सीधे लगाएं तो उसमें ये ध्यान रखें कि खाद, पानी और दवा, ये 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं उसमें प्रयोग करने के लिए। तो खाद के रूप में आप सड़ी गोबर की खाद, और दवा के रूप में अगर दीमक लगता है उस क्षेत्र में तो क्लोरोपाइरीफास जो है उसको आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके जो रोपण है उसको किस दूरी पर किया जाए, और भूमि की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए। प्रायः 8 मीटर की दूरी इसके लिए निर्धारित की गई है, लेकिन कहीं कहीं किसान जो हैं वो 6 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। इससे क्या होता है कि पौधों में आपस में सटने की डर रहता है, और इनसे जो आपस में जब पौधे सट जाते हैं तो इसमें पैदावार प्रभावित होती है। इसलिए इसकी उपयुक्त दूरी है, अगर आप 8 मीटर पे लगाएंगे तो इनका विकास अच्छा होगा और पौधों का विन्यास भी अच्छा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी बेर लगती है वो हमेशा नई टहनियों पर इसकी
फूल आते हैं और इस पर फल लगता है। तो इसलिए इनकी दूरी का विशेष ध्यान रखें और इनकी कटाई छटाई के लिए उसमें उपयुक्त स्थान रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब आप पौधों का रोपण कर लें तो उसकी हल्की सिंचाई करें। तो सिंचाई से क्या होगा कि उसके अंदर की जो वायु है गड्ढे की वो बाहर निकल जाएगी और जड़ जो है उसमें अच्छे से तैयार होके चलने लगेगी। तो ये विशेष सावधानी है जब आप रोपण करते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव अर्जुनपुरा जिला कोटा से छित्तरमल सैनी ने। आप फूल गोभी की फसल में लगने वाले कीट और रोगों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो छित्तरमल जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इसमें मुख्य रूप से कीट और रोगों की बात करें तो अगेती बुआई में कीटों का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होता है। गोभी कम समय में तैयार होने वाली ये फसल एक मौसम में करीबन 2 से 3 बार इसकी बुआई आसानी से की जा सकती है। जितनी लंबी अवधि तक खेत में फसल उपलब्ध रहती है उसी के हिसाब से उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। आज के समय में फूलगोभी की फसल में कई तरह के कीट नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत से किसान भाइयों को इन कीटों की सही पहचान के लक्षण नहीं मालूम होने के कारण समय रहते इनका नियंत्रण नहीं कर पाते। इसलिए जरूरत है कि कीटों की सही पहचान करके समय पर इनकी रोकथाम की जाए। तो किसान भाई कैसे करें अपने स्तर पर कीटों की पहचान एवं इनका नियंत्रण, इस हेतु सुझाव के लिए आइए मिलते हैं। इसमें लगने वाला प्रमुख कीट पत्ती भक्षक कीट, ये रोपाई करने के तुरंत बाद में ही इसका प्रकोप होने लगता है और इसकी लट जो है, लार्वा अवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये पत्तियों में छेद बनाने के साथ साथ में पूरी पत्ती को भी नुकसान पहुंचा देती है और इससे बचने के लिए, रोकथाम के लिए मेलाथियान 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करनी होती है। इसके साथ साथ में इसकी बहुत सी लटें हमें निराई गुड़ाई करते समय दिखाई दे सकती है, तो जहाँ तक संभव हो आप उन्हें मार भी सकते हैं। इसके साथ साथ में इसको क्लीन कल्टीवेशन के द्वारा आप खेत को जितना अच्छा साफ सुथरा रखेंगे, जो खेत की जो मेड़ हैं उनको साफ रखेंगे तो इसका प्रकोप भी काफ़ी कम होता है। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख कीट है वो है मोइला या चेपा। मोइला और चेपा पत्तियों का रस चूस करके पत्तियों को काफ़ी चिथरा बना देता है और उससे उत्पादन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ ही फूल गोभी के ऊपर अगर मोइला स्वयं लगा रहता है या उसके अंडे लगे रहते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ा डिप्रिसिएशन आता है, काफ़ी कम हो जाती है, लोग उसे लाइक नहीं करते हैं। मोइला से बचने के लिए गांठ बनने और फूल बनने से पूर्व या जिस समय मोइला का प्रकोप होता है उसके तुरंत बाद हमें मेलाथियान 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गोभी में डायमंड ब्लैक मॉथ नाम का एक कीट भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये हेड को, इसके अलावा जो फूल बनता है उसको और पत्तियों को काट करके, कुतर करके काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए प्रोफेनोफॉस 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना होता है और 1 हेक्टेयर में 400 से 600 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का छिड़काव करने के 7 दिन बाद में हमें पुनः दवा का छिड़काव करना होता है। फूलगोभी की फसल में कभी कभी रोगों का प्रकोप होने पर पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो वो कौन कौन से रोग हैं जिनके कारण फसल नष्ट हो जाती है और उन रोगों की पहचान करके किसान भाई किस प्रकार से रोकथाम करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से कुछ बीमारियां लगती है, जिनमें जो मुख्य बीमारी है वो है इसका तना गलन या इसका जो हेड का जो नीचे का भाग होता है वो गल जाता है। इससे बचने के लिए हमें ब्लाइटॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना होता है और दूसरा इसमें अन्य फंजीसाइड बावस्टीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसकी 1.5 ग्राम से 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो इसको आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी किसान भाइयों इसमें बोरोन की कमी होने के कारण से ब्राउनिंग नाम की एक समस्या आती है, जिसमें जो है
कर्ड जो बनता है, जो फूल बनेगा वो भूरे रंग के या गुलाबी रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसके लिए अपन बोरेक्स का स्प्रे भी कर सकते हैं और खेत तैयारी के समय अपन बोरोन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे इस बीमारी को रोका जा सकता है। इस प्रकार से गोभी की अगर आप अगेती बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से दीपावली पे जो गोभी की हार्वेस्टिंग होती है उसका भाव, बाजार भाव काफ़ी अच्छा रहता है और आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।